वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। आज की कहानी रुचि के बारे में है। रुचि एक 12 साल की लड़की है जो कि अपने माता पिता के साथ और दो छोटे भाई बहन के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। रुचि जो कि बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी और उसके काफ़ी बड़े बड़े सपने थे। रुचि जो कि उसके माता पिता की बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी, उसे शुरू से ही शौक़ था कि मेरा हर चीज़ मेरे माता पिता पूरा करें, लेकिन मजबूरन उसके माता पिता हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रुचि की हर शौक़ हर इच्छा पूरी होती चली गई। रुचि ऐसे पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अब वो क्लास में फ़र्स्ट आने लगी। जिससे रुचि की बनती नहीं थी, वो भी रुचि के सामने आकर झुककर माफ़ी मांगने लगी। कुछ दिनों से रुचि के माता पिता ये चीज़ नोट कर रहे थे कि रुचि में कुछ बदलाव आया है। वो अपने आप में कुछ बातें करने लगती है, कभी कभी ज़ोर से हंसने लगती है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों में बहुत सी ऐसी चेंजेस आती हैं। एक दिन की बात है, रुचि और उसके परिवार वाले बैठकर टीवी देख रहे थे तो रुचि के पिता ने उससे सवाल किया, बेटा तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? हाँ पापा, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड जो तुमसे गुस्सा हो गई थी? अरे वो पापा, उसकी तो आप टेंशन ही ना लें, वो खुद आके मेरे सामने उसने माफ़ी मांगा है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो तुमसे बहुत ही बड़ी है और तुम्हें कुछ भी नहीं समझती। अरे पापा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसके पापा टीवी देखने में बिज़ी हो जाते हैं और सारे घर वाले भी टीवी देखने लगते हैं। कुछ देर के बाद रुचि फिर से अपने आप में हंसना शुरू करती है। तभी उसके पापा का ध्यान रुचि की तरफ पड़ता है और वो रुचि से कहते हैं, तुम किससे बातें कर रही हो? नहीं तो, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी तुम्हें देखा है कि तुम किसी से बात करते हुए हंस रही थी। नहीं पापा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो मैं टीवी देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर उसके पापा कहते हैं, लेकिन टीवी में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हंसी आ जाए। अरे पापा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर मुझे हंसी आ रही है तो आपको भी हंसी आए। रुचि के पापा फिर टीवी देखने में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ चलता रहता है कि आखिर बात क्या है। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, रुचि कुछ बदली बदली सी लगती है। कुछ देर के बाद रुचि फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इस बार रुचि के पापा नहीं, उसके भाई बहन और उसकी माँ भी उसे देखने लगते हैं। तब रुचि के माता पिता उससे पूछते हैं, तू किससे बात कर रही है और किससे देख देख करके हंस रही है, वहाँ कौन है? तब रुचि कहती है कि पापा, मैं एक बात बताऊँ आपको? तो उसके पापा कहते हैं, हाँ बताओ। मेरा दोस्त है जो मेरे साथ रहता है। रुचि के पापा थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, दोस्त? कौन दोस्त? और कौन रहता है तुम्हारे साथ? कहाँ रहता है? वो इसी घर में रहता है, मेरे रूम में ही रहता है वो मेरे साथ। जो भी माता पिता होंगे वो ये सोच के थोड़े तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो मेरी बेटी के साथ उसके रूम में रहता है। उसके पापा थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं और पूछते हैं, कौन दोस्त है, मुझे बताओ, कहाँ है वो और कब से रह रहा है तुम्हारे साथ उस रूम में? पापा, उसका नाम अविनाश है और वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा है। उसका उम्र करीबन 41 ईयर्स है। 41 ईयर्स? तुम क्या बात कर रही हो? हाँ पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। रुचि के पापा गुस्सा से उससे कहते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, इसे समझाओ, ये क्या बकवास बात कर रही है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा दोस्त मेरे साथ करीबन 3-4 महीना से मेरे साथ रह रहा है और वो मेरे ही रूम में मेरे साथ रहता है और अभी भी वो यहीं पर है। रुचि के पापा गुस्सा होकर कहते हैं, अगर कोई है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्या बकवास कर रही हो? नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसा कोई है तो उसे बोलो मेरे सामने आने के लिए, मुझे देखना है। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको देख सकता है। देखिए, वो वहाँ खड़ा होकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अगर वो यहाँ पर है तो उसे बोलो अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। तभी रुचि उससे कहती है, देखा पापा कितने गुस्सा हो रहे हैं, अब तुम बताओ उनको कि तुम यहाँ पर हो। तभी थोड़ी देर बाद उसके पापा के सोफ़े के बगल में एक वास रखा रहता है जो कि अचानक से गिर के टूट जाता है। वास के टूटते ही रुचि के माता पिता का होश उड़ जाता है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है
और वो एकदम शॉक्ड होकर रुचि की तरफ देखने लगते हैं। तभी रुचि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रही थी आप लोग के साथ, और आप लोग को देखिए, आप लोग का चेहरा देखिए कि आप लोग का चेहरा कैसा हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? ये कोई मजाक का वक्त है क्या? और ये वास कैसे टूटा? ये तो मजाक नहीं हो सकता। अरे नहीं पापा, आप देखिए ना, कितनी ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है, और मैं बहुत देर से देख रही थी कि ये वास जो है बस अब गिरने ही वाला था। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब मैंने कहा उसी वक्त ये वास गिर गया। ऐसा कुछ नहीं है पापा, यहाँ कोई भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रही हूँ आपके साथ। ये कह के रुचि अपने कमरे में चली जाती है और उसके माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी ना, क्या ही बोलूं। लेकिन कहीं ना कहीं रुचि के पिता का मन में कुछ न कुछ तो चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है, लेकिन मैं भी सच जान करके ही रहूँगा। थोड़ी देर के बाद सारे खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन रुचि के पापा उसकी माँ से कहते हैं कि सुनो, आज तुम उस रुचि के साथ उसके रूम में ही सोओगी और तुम्हें उसके ऊपर नज़र रखना होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रुचि की माँ कहती है, अरे आप भी ना बच्चों की बातों को क्या सीरियसली लेते हैं? आजकल के तो बच्चे कुछ भी कहते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। नहीं, ये मस्ती नहीं हो सकता। मैंने कुछ महसूस किया है। मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसे ही करो। आज रात तुम रुचि के कमरे में जाकर के सो उसके साथ। ठीक है, मैं जाकर के आज वहीं सोती हूँ, देखती हूँ क्या बात है। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद रुचि की माँ उसके रूम में जाती है और रुचि के दरवाजे पे नॉक करती है। तभी रुचि अंदर से आवाज़ लगाती है, कौन है? मैं हूँ बेटा, आ जाऊँ अंदर? हाँ आइए। आज मैं सोच रही हूँ तुम्हारे साथ बैठ कर के तुमसे गप लड़ाऊँ रात भर, क्योंकि कल संडे है और बहुत दिन हो गई मैंने तुमसे कुछ बातें नहीं की। अरे माँ, ठीक है, आइए, कोई बात नहीं, आज हम बात ही करते हैं। ठीक है। काफ़ी देर बात करने के बाद रुचि की माँ को कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है और उन्हें नींद आने लगती है। वो रुचि से कहती हैं कि बेटा बहुत देर हो गई है, अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। हाँ माँ, ठीक है। रात के करीबन 1:30 या पौने 2 होता है और अचानक से रुचि की माँ के कान में आवाज़ जाता है कि रुचि जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। जब उसकी माँ करवट पलटती हैं तो वो देखती हैं कि रुचि तो अपने मुंह पे चादर रखकर बिल्कुल सोई हुई है। तो फिर ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर वो सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा और उसकी माँ फिर सोने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से ही वही हंसी की आवाज़ आती है और वो ठीक रुचि के पास से ही आती है। वो डर से वापस से उठ जाती हैं और रुचि को आवाज़ लगाती है, रुचि, ए रुचि। रुचि कहती है, क्या हुआ माँ? तुम हंस क्यों रही हो चादर के अंदर? नहीं माँ, मैं तो सो रही हूँ, मैं क्यों हंसूंगी? रुचि की माँ काफ़ी डर जाती हैं और वो कमरे से बाहर उसके पिता के पास जाकर उन्हें उठाती हैं और कहती हैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुचि के कमरे से अचानक से अजीब अजीब सी हंसने की आवाज़ आ रही है, लेकिन जब मैंने रुचि को देखा तो वो सो रही थी। रुचि के पिता कहते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रुचि की माँ कहती है, नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुचि के ऊपर या तो कोई बुरा साया है या तो वो किसी हवा में आ चुकी है। रुचि की माँ बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। रुचि के पिता कहते हैं, तुम दोनों बच्चों को कमरे से लेकर हॉल रूम में आओ और मैं रुचि को बुला कर के लाता हूँ। आज हम लोग हॉल रूम में ही सब साथ में ही सोएंगे। रुचि के पिता रुचि के कमरे में जाते हैं और रुचि को उठाकर कहते हैं कि बेटा चलो, आज हम सब हॉल रूम में ही सोएंगे। क्यों क्यों पापा, क्या बात है? कुछ नहीं, बहुत दिन हो गया इकट्ठे नहीं सोए हैं, तो चलो सोते हैं हॉल रूम में। नहीं पापा, एक काम करिए ना, मेरा तो बेड काफ़ी बड़ा है, आज हम लोग अपने कमरे में ही सारे सोते हैं और आप हम लोगों को कहानी भी सुनाइएगा। बेटा रात तो बहुत हो गया है। पापा अब तो उठ ही गए हैं ना, तो फिर आप छोटू को और उसको, गुड़िया को भी लेकर के आइए, हम सबको कहानी सुनाइए, तो फिर हम सोएंगे, क्योंकि अब नींद ख़राब हो गई है ना। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे भाई बहन को और तुम्हारी मम्मी को लेकर के आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को लेकर के रुचि के कमरे में आते हैं और बेड पे बैठ कर के उन्हें कहानी सुनाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है, शायद किसी चीज़ के गिरने की आहट। उसके पापा चौंक कर पलट कर देखते हैं, लेकिन पीछे की तरफ कोई नहीं रहता और रुचि भी घबराई हुई रहती है। रुचि का भी चेहरा का रंग उड़ा हुआ रहता है। तभी उसके पापा उससे पूछते हैं, रुचि क्या बात है? अभी तो तू बड़ी खुश थी,
लेकिन अब तुझे क्या हुआ? तू क्या हुआ तेरे चेहरे में? अजीब सी तेरे चेहरा का रंग क्यों उड़ रहा है? तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? नहीं पापा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। असल में मेरा दोस्त गुस्सा हो गया है। दोस्त गुस्सा हो गया है? कौन दोस्त? वो हकलाते हुए अपने पापा से कहती है, पापा, वही दोस्त जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो असल में गुस्सा हो गया है कि आप लोग मेरे रूम में आकर क्यों ठहर गए हैं सारे। इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो रहा है और घुर्रा कर मुझे डरा रहा है। डरा रहा है? वो क्या यहीं पर है? हाँ पापा, वो यहीं पर है। तुम फिर शुरू हो गई मजाक करने के लिए। तुमको कोई भी टाइम का ख्याल नहीं है, बस तुम किसी भी वक्त शुरू हो जाती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ, वो यहीं पर है। उसके पापा उसकी मम्मी की तरफ देखते हैं और रुचि से कहते हैं, ठीक है, अगर वो यहीं पर है तो उसको बोलो हमारे सामने आए। वो डर जाती है और कहती है, पापा वो बहुत गुस्सा हो रहा है। अरे वो क्या गुस्सा हो रहा है? अगर गुस्सा है तो अपना गुस्सा दिखाए हमें। ज़ोर से उसके पापा चिल्लाते हैं और तभी जिस बेड पे सारे बैठे हुए रहते हैं वो बेड हवा में उड़ने लगती है। रुचि के पापा काफ़ी डर जाते हैं, सारे बच्चे चीखने लगते हैं और उसकी माँ भी रोने लगती है। तभी रुचि के पापा अपने तीनों बच्चों को और अपनी बीवी को लेकर हॉल रूम में चले जाते हैं और काफ़ी ये लोग डर जाते हैं। रुचि के पापा और उसकी मम्मी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए एक दूसरे को समझाते हैं कि अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि रुचि के साथ क्या हो रहा है। ज़रूर कोई बुरा साया है जो रुचि के पीछे लग गया है। अब हमें हमारी बच्ची को बचाना होगा। तभी रुचि के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं, हाँ तुम ठीक कहती हो, हम कल ही मंदिर जाएंगे और रुचि को अपने साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन जहाँ रुचि बिहेव ऐसा करती है कि वो सो रही होती है लेकिन वो जगी हुई होती है। रात काफ़ी हो जाती है, 3:30 बजे का वक्त हो जाता है। तभी सब सोए हुए रहते हैं और अचानक एक बार फिर से सोई हुई रुचि के अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। उसके माता पिता वापस से जग जाते हैं और जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। जब सुबह हो जाती है तो रुचि के पिता अपने छोटे भाई को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तू फ़ौरन अपना गाड़ी लेकर के आ, हमें रुचि को लेकर पुजारी जी के पास जाना है। तभी उसके चाचा उससे पूछते हैं, उसके पापा से पूछते हैं कि क्या बात है भैया, आप काफ़ी घबराए हुए हैं। रात का बीता हुआ सारा हाल वो अपने भाई को बताते हैं और कहते हैं कि बस और कुछ नहीं, तू गाड़ी लेकर फ़ौरन आ, हम सब मंदिर चलते हैं। ठीक है भैया, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। सुबह हो जाती है, जल्दी से सारे बच्चों को उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज संडे है, चलो हम मंदिर चलते हैं। लेकिन रुचि वो जाने के लिए कहाँ तैयार थी। वो कुछ न कुछ बहाना बनाना शुरू करती है। कभी अपने पिता से कहती है, नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि ठीक है, मैं पेट दर्द की दवा तुम्हें दे देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती है, मेरा सर दुख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती है, मुझे फ़ीवर की तरह लग रहा है। तो रुचि के पापा को समझ में आ जाता है। वो कहते हैं, तू क्या बोल रही है? कभी तू बोल रही है पेट दुख रहा है, कभी सर दुख रहा है, कभी तुझे फीवर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, चल हम मंदिर होकर आते हैं। जब उसके पापा उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तब रुचि की आवाज़ में बदलाव आती है और वो एक भारी आवाज़ में कहती है, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है। तभी वो घबरा जाते हैं और अंदर रूम के तरफ चले जाते हैं। जाते ही वो अपने भाई को फ़ोन करते हैं और उस पर काफ़ी गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैंने तुझे कहा था कि गाड़ी लेकर फ़ौरन आ, तू अभी तक क्यों नहीं आया? अरे भैया, आप ही ने तो फ़ोन करके मना किया था कि नहीं आना है, नहीं जाना है। मैंने मना किया था? मैंने तो तुझे कोई फ़ोन नहीं किया। ओ अब समझा, समझ में आ गया था कि ये फ़ोन किसका था। उसके पिता अपने भाई से कहते हैं कि अब अगर तुझे मेरा फ़ोन आए या अगर मेरे शक्ल में मैं खुद आकर के भी बोलूँ तुझसे कि नहीं आना है, लेकिन फिर भी तू आएगा, तू फ़ौरन आ गाड़ी लेकर के। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद रुचि के चाचा अपने गाड़ी लेकर के चले आते हैं और रुचि के पापा और उसके चाचा उसे पकड़ के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज़ काफ़ी भारी रहती है और मौका पाती ही रुचि अपने चाचा के गले को दबोच लेती है और कहती है, मैं जहाँ बोल रही हूँ गाड़ी वहाँ लेकर चल। अच्छा, कहाँ लेकर के जाना है? जहाँ बोलोगी वहाँ लेकर के चलूँगा। ठीक है, मैं रास्ता बताती हूँ, तू गाड़ी वहीं चलाते चल।
रुचि जैसे जैसे रास्ता बताती है उसके चाचा उसी रास्ते पे गाड़ी लेकर के जाते हैं और चलते चलते काफ़ी देर के बाद वो लोग एक सुनसान जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर एक कब्रिस्तान रहता है। और वो इलाका इतना सुनसान रहता है कि वहाँ किसी भी राहगीर तक की भी वहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती है कि कोई दिखे कि वहाँ पे कोई राही है। वहाँ पे कब्रिस्तान के ठीक सामने वो बोलती है कि गाड़ी रोक यहाँ पे। तो उसके चाचा वहाँ गाड़ी रोकते हैं। रुचि के माता पिता काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि यहाँ तू क्यों लेकर के आई है, बस मैंने जो कहा है वही कर। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक बाबा गुजरते हैं और वो बाबा उनकी गाड़ी के पास आकर रुकते हैं और कहते हैं ये जगह काफ़ी मनहूस है, ये कब्रिस्तान काफ़ी दिनों से बंद है, यहाँ पर अब कोई मुर्दा नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आता, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप इस जवान लड़की को लेकर के ऐसी जगह पे क्यों आए हैं। आप लोग मेरी बात मानिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे जिन्नातों का बसेरा है। अभी वो बुज़ुर्ग उसके माता पिता से बात ही कर रहे थे कि उतनी ही में दरवाजे से छलांग लगाते हुए रुचि कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। वो बाबा उसके माता पिता से कहते हैं अगर आपकी बच्ची आपको मिल गई तो सही है और नहीं तो मेरा कहना मानिए कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, वरना आपकी बेटी तो जाएगी, उसके साथ साथ आप लोग भी अपना जीवन खो देंगे। लेकिन माता पिता का दिल कहाँ मानता, वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर चले गए। और किस्मत की बात तो ये थी कि उसके पापा की किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा दूर जाते ही उन्हें अब उनकी बेटी एक कब्र पे बैठी हुई दिख जाती है। वो और उसके चाचा उसे ज़बरदस्ती वहाँ से पकड़ कर के निकालते हैं। शाम का वक्त हो गया रहता है। जैसे तैसे उसे बांध के दुपट्टे से बांध करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके गाड़ी में बिठाते हैं और उसे सीधा पुजारी जी के मंदिर लेकर के पहुँचते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए वो साफ इनकार कर देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है। पुजारी जी और उनके बाकी साथी निकल के मंदिर से बाहर आते हैं और सारा किस्सा सुनते हैं और पूछते हैं बता तू कौन है। लेकिन लेकिन रुचि वहाँ पर अपने होश और हवास में रोते रोते कहती है कि अरे मैं रुचि हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग क्यों मुझे पकड़ करके रखे हैं, मैंने क्या किया है आप लोगों का। थोड़ी देर के बाद ये सिलसिला चलते हुए पुजारी जी उसके पापा से कहते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसे कोई समस्या नहीं है। ये कहते हुए पुजारी अपने साथी के साथ मंदिर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुजारी अपने मंदिर के अंदर जाते हैं वैसे ही रुचि अपने वापस रंग में चली आती है। रुचि अपने पिता को ज़ोर से उठाकर ज़मीन में पटक देती है। उसके चाचा उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अगल बगल जमा हुए हुए लोगों की मदद से वो रुचि को काबू कर लेते हैं। तभी रुचि के चाचा दौड़कर मंदिर के अंदर वापस जाते हैं और पुजारी जी को बुलाकर लेकर आते हैं। जब पुजारी वापस आते हैं बाहर तो वो कहते हैं कि मुझे पता था कि ये अपना रंग मुझे दिखलाएगा। मैं जिस वक्त आया था वो उस वक्त रुचि के शरीर में मौजूद नहीं था, इसीलिए मैं अंदर चला गया था। वो रुचि के ऊपर अपना यज्ञ करना शुरू करते हैं और कुछ पूजा वूजा करने के बाद जो रुचि के अंदर आत्मा रहती है वो एक जिन रहता है। वो कहता है कि मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बुलाया गया है। ज़बरदस्ती बुलाया गया है, हाँ, इसने कुछ ऐसा काम किया था जिसके वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं आ तो गया हूँ लेकिन मुझे जाने की इजाज़त अभी तक नहीं मिली। पंडित जी को सब कुछ समझ में आ गया था। तब वो अपना पूजा करके और वो उस जिन से वादा लेकर के उसे वहाँ से भेज देते हैं। रुचि नॉर्मल हो जाती है लेकिन रुचि के पिता को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि रुचि के साथ जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ। तभी रुचि जब होश में आती है तो वो अपने पिताजी को सारी बात बताती है कि पापा, मैंने फेसबुक में देखा था कि एक मौलाना जी थे जो कि बता रहे थे कि एक काम करने से तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने वो काम किया था और वो काम क्या था ये तो मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकती हूँ। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आजकल फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में जो दिखाई जाते हैं टोटके, जो अमल बताए जाते हैं वो तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके उसके बारे में पूरा जानकारी लिए बगैर कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं चीज़ है,
जाने, हम लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हम जाने अनजाने में बुला तो लेते हैं, लेकिन इनको भेजने का रास्ता हमारे पास नहीं रहता। इसी सब चीज़ की वजह से हम ये सोचते हैं कि चलो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं इन सब चीज़ों की वजह से हमारी ज़िंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए, हमारे वजह से किसी और को नुकसान ना हो जाए। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पर बहुत सोच समझ कर के काम करना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे आजकल जो कुछ भी आता है, अमल हो या यज्ञ हो या पूजा हो, हमें सोच समझ कर के ही करना चाहिए।